बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बड़ी सियासी डेवलपमेंट है आज के रोज़ भी। गुज़िश्ता शब सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब के हवाले से उस समरी को मुस्तरद किया। कहा कि गवर्नर पंजाब उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। उनकी मर्जी के बगैर गवर्नर पंजाब यानी उमर सरफराज चीमा साहब को हटाया नहीं जा सकता। हुकूमत ने इसे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कैबिनेट डिवीजन ने जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गवर्नर पंजाब को। आज गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कहा गया कि उमर सरफराज चीमा को अब गवर्नर हाउस पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए कायम मकाम गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनकार कर दिया है कि वो गवर्नर पंजाब का ओहदा नहीं संभालेंगे। तो अब गालिब इम्कान यह है कि मामला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली यानी दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की तरफ जाएगा। और वो बहरहाल ये एक बड़ा आईनी और सियासी बहरान है। आज कैबिनेट ने भी गवर्नर पंजाब को जो हटाए जाने का मामला है उसकी मंजूरी दे दी है। साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है वजीर आजम को, और ये खत जो है दर हकीकत जवाब है शहबाज शरीफ साहब के खत का। और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस मरासले के हवाले से ये सारा मामला उठा उस पर सदर मुमलिकत कहते हैं कि उस मरासले को उन्होंने खुद पढ़ा है, उसके मंदरजात को उन्होंने देखा है, लिहाजा इस मामले के ऊपर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी खुली अदालत में समाअत की जाए ताकि जो है वो पता चल सके कि हकाइक क्या है। तो ये मामला यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जुडिशल कमीशन के हवाले से, आज सदर मुमलिकत ने उसी मामले को इंडोर्स करते हुए उसका जवाब भी दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मरकजी क़यादत है उसे लंदन में तलब किया है। जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर मशावरत होगी। शायद खाकान अब्बासी साहब पहले से वहाँ मौजूद हैं और गालिब इम्कान यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अपनी काबीना के दीगर अरकान के हमरा लंदन जाएंगे, जहाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मशावरत होगी। और मुस्लिम लीग नून के ज़रा ये कहते हैं कि ये एक बड़ी जो सियासी बैठक है इस हवाले से कि इसमें डिसीजन भी लिए जाएंगे। नूर आलम साहब ने कौमी असम्बली में जो इलेक्शन इस्लाहात का बिल है वो पेश कर दिया है, और उस बिल के मुताबिक जो ओवरसीज को वोट देने का जो हक था उसे ख़त्म करने की बात की गई है। वज़ीर कानून ने उसकी मुखालफत नहीं की है और अब ये मामला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी को भेज दिया गया। तो यानी ये हुकूमत जो कह रही थी कि वो इंतखाबी इस्लाहात पे काम करेगी, इंतखाबी इस्लाहात लेके आएंगी जिसमें ओवरसीज के वोट वाला मामला था, इसी तरीके से ईवीएम मशीनों के हवाले से जो चीज़ें थी, तो अब उस जानिब भी एक अमली पेशरफ्त हो गई है। इमरान खान साहब जेलम में पंडाल सजा हुआ है और वो कहते हैं कि आज वो बहुत सारी बातों का जवाब देंगे। साथ साथ वो अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि वो 20 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और ये कॉल 20 से 29 मई के दरमियान होगी। तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मोहतरम अमजद खान नियाजी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब। खोड़ा साहब, अब ये जो पंजाब वाली सूरत हाल है, ये बिल्कुल जो आईनी बहरान, अब जो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जिन्हें बरतरफ किया गया वो मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ भी ये सूरत हाल है। ये कभी आपने इससे पहले देखी है इस किस्म की सिचुएशन? कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को, दोनों जानिब से अपनी अपनी उसकी इंटरप्रिटेशन पेश की जा रही है। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। देखें, गुजारिश ये है कि मुझे नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट अलवी साहब की हाफजा भी दूसरों की तरह कमजोर हो गया है। गवर्नर की बात अगर करते हो तो ये सारे हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत थी वो ये क्यों भूल जाती है कि उन्होंने गवर्नर गुलाम सरवर को किस तरह से हटाया था। गवर्नर गुलाम सरवर ने खुद आके टीवी पर सबके सामने, गुलाम सरवर मैं कह रहा हूं ना, चौधरी सरवर, जी चौधरी सरवर, जी चौधरी सरवर, उसने आके टीवी पे सब रूदात बताई थी। किस तरह से उसके जबरदस्ती कहा गया कि इजलास बुलाओ, किस तरह से उसको कहा गया कि इजलास मुअख्खर करो, किस तरह से ये सारा कुछ कोर्शन हुई और कोर्शन से उन्होंने इनकार किया
تو عمران خان نے سجیسٹ کر دیا صدر صاحب کو اور صدر صاحب نے اس کو ہٹا دیا. یعنی کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی کوئی بھونچال نہیں آیا ہوا تھا, کوئی امن امان کی بات نہیں تھی, کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں تھی, کوئی دشمن کا حملہ نہیں تھا ملک پہ. جو آج صدر عربی نے شہباز شریف صاحب کی خط میں اس کے جواب میں اس نے لکھا ہے کہ جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہٹانا نہیں چاہیے اور کام کرتا رہے. چودھری سرور کے ٹائم پر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب اس وقت عمران خان کی بات کو مانا گیا, اس وقت کے وزیر اعظم کو مانا گیا اور عارف علوی صاحب نے سرور چودھری صاحب کو ہٹا دیا. اس وقت شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا گورنر ہے کہ کورٹ کے کہنے کے باوجود وہ حلف نہیں اٹھاتا. حمزہ شریف جیت جاتے ہیں, ان کا ووٹ ہو جاتا ہے, بوزدار استعفیٰ دے چکا ہوتا ہے, پھر اس کو کہتا ہے کہ جی بوزدار نے استعفیٰ دیا نہیں. پھر اس کے بعد یہ قسم اٹھانے کی بات ہی آتی ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کو آنا پڑتا ہے. کورٹ کے آرڈر کو گورنر نے انکار کر دیا, مانا, کورٹ کو انکار کیا. باقی عمران خان کا کہنا ہے تو عمران خان کوئی نہ اس ریاست کا نہ کوئی مالک ہے, نہ صدر ہے, نہ کچھ ہے. عمران خان تو اس وقت وزیر اعظم بھی نہیں تھا جب اس نے یہ سارے پنجاب کا جو گڑبڑ ہوئی, پنجاب میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. گورنر پابند تھا حلف اٹھانے کے لیے. مشرف نے پی ایم ایل این کے وزیروں سے حلف اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھوایا تھا؟ جی اٹھایا تھا. یہ تو پی ایم ایل این کو شابش ہے کہ وہ کالی پٹیاں باندھ کر بھی مشرف کے پاس گئے تھے اور مشرف نے حلف اٹھایا تھا. یہ پابندی ہے, یہ فرض میں شامل ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. سسٹم کو قابو میں رکھنے کے لیے, چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے. آپ کو پسند نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو نہ پسند ہو بھلے پی ایم ایل این کا حمزہ شریف, لیکن تم گورنر ہو. یہ چیف منسٹر بن چکا ہے اور وہاں کورٹ کے آرڈر سے الیکشن ہوئی تھی. کورٹ کے آرڈر سے ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا کیونکہ اسپیکر خود کینڈیڈیٹ تھا. اس لیے ڈپٹی اسپیکر کو بیٹھنا. بےعزتی ڈپٹی اسپیکر کی آپ لوگوں نے کی, پی ٹی آئی والوں نے کی. اگر آپ سے بیٹھ جاتے, آرام سے بیٹھ جاتے تو بیٹھ جاتے نا. آپ نے ہنگامہ خود کیا, ڈپٹی اسپیکر کے بال نوچے, ڈپٹی اسپیکر کو لاتے ہیں اور گھوسے مارے گئے. آپ نے کیا, پی ٹی آئی نے کیا. لیکن پھر بھی حمزہ شریف کو ووٹ ملے جو کاؤنٹ ہوئے, اور کاؤنٹ ہونے کے بعد ڈکلیئر ہوئے اسمبلی کے ہال کے اندر. آپ نے گڑبڑ کی, اس کے بعد کورٹ نے کہا حلف اٹھاؤ, آپ نے نہیں اٹھایا. شہباز شریف صاحب نے مناسب سمجھا کہ ایسے گورنر جو آئینی رکاوٹیں بن رہا ہو اس کو ہٹنا چاہیے. ایکچولی تو آئینی رکاوٹ ڈال رہا تھا عمر سرفراز چیمہ صاحب. آئینی رکاوٹیں ڈال رہا تھا. اس پہ شہباز شریف صاحب کو پورا حق تھا کہ وہ کہتے کہ آپ گورنر کو ہٹاؤ, اور پھر وزیر اعظم کا کہنا صدر نے ماننا چاہیے. ایڈوائز پرائم منسٹر کی ہوتی ہے اور صدر اس پہ ہاں کہنے کا پابند ہے. چودھری سرور کے لیے ہاں کہا تھا تو اس کے لیے بھی ہاں کہہ دیتا. یہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک بھونچال پیدا کیا. امجد نیازی صاحب, اب یہ ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے, 15 دن کا ٹائم, پھر اس کے بعد پھر وہ 10 دن کا ٹائم تھا. جب وہ ٹائم پورا ہوا تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا آخر وقت کے اندر. تو یہ کوئی ٹکراؤ کی کیفیت آپ کو سوٹ کرتی ہے, پیدا کرنا چاہتے ہیں, یا یہ بھونچال آپ کو سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کنفرنٹیشن ہو تاکہ جتنی گرمی بڑھے گی اس کا پولیٹیکل کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا پریزیڈنٹ ہو یا اپنا گورنر ہو, یہ آئینی عہدے ہیں اور آئین ہی کے تحت ان کو مطلب پریزیڈنٹ تو تھرو اپنے انتخابی کالج کے ذریعے ہی آتے ہیں, لیکن گورنر کو لگایا جاتا ہے. لیکن لگانے والا کون ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. آج جس طریقے کے ساتھ پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو نازیزم جو ہے وہ اس کی یاد تازہ ہو گئی کہ میری مرضی کے قوانین چلیں گے اور جیسا میں چاہوں گا اس کو ناک کی موم بنا لوں گا, چاہے مجھے کسی حد تک بھی جانا پڑے. دیکھیے پریزیڈنٹ کو ہی اختیار حاصل ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا.
लगाने का इख्तियार भी उन्हीं को है। तो आज जिस तरीके के साथ रात के अंधेरे में अंधेर नगरी मचाई गई, उससे पहले जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था उसको भी मुतनाज़ा और स्पीकर गैलरी में उसको अनाउंस किया गया लोटों के जरिए कि लोटों के वोट डलवाए गए, जिनके ऊपर फैसला स्पीकर ने देना था, जिनको डायरेक्शन गई हुई थी अपने पार्लिमानी लीडर की, जनाब चेयरमैन की, कि ये वोट सिर्फ और सिर्फ किस पार्टी को डाल सकते हैं, उस पे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप खुद अंदाजा करें कि इतना ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है आइन के साथ। और पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि प्राइम मिनिस्टर बेल पे, उसकी आधी काबीना बेल पे, चीफ मिनिस्टर जो बनाया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो बेल पे। तो ये क्या पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक शो करना है, बनाना है, या इदारों के साथ मजाक करना है? बड़ी हैरान कौन जो है। क्या सदर पाबंद नहीं है सारे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो सिफारिश है पाबंद, एडवाइस का पाबंद नहीं है? मेरी बात सुने ना, सदर का सेटिस्फाइड होना आइन के तहत जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि मैं मुतमईन हूं जो मौजूदा गवर्नर है वो बेहतर काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की और वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं, उन्हें अभी हटाना मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद उनका कोशिश होनी चाहिए थी कि वो आइनी रास्ता इख्तियार करते बजाय एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके। मेरी नजर में तो जो उन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी किया है थ्रू अपना कैबिनेट डिवीजन, वो एक रद्दी की टोकरी वाला कागज है। बाकी इसके ऊपर आईनी माहिरीन जो बेहतर तबसरा कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसको हटाने का इख्तियार भी प्रेसिडेंट के पास है। और इसके अलावा जैसे पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर को जो इम्पोर्टेड है उसका नेशनल असेंबली के स्पीकर से हलफ दिलवाया गया है, मैं समझता हूँ ये भी जुडिशियल मार्शल लॉ था। उसकी में आइन कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ ना, ऐसा वो तो अदालत ने फैसला दिया। मेरी बात सुने ना, अदालत अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले तो नहीं दे सकती ना, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन देगी ना। जुडिशियल मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता ना। आप पाकिस्तान में मैंने वही कहा कि अंधेर नगरी तो बचा दी है, और क्या करें। सख्त लफ्ज है जय साहब जुडिशियल। जी जी जी, खोड़ा साहब मैं अली गौहर साहब की तरफ जाऊँ, अगर आप कोई कॉमेंट करें। जी 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 सर, जी खोड़ा साहब रहा हूं जी। इन्होंने चौधरी सरवर के हटाने की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जी। मैं चाहता था कि वो जरा इसकी भी एक्सप्लेनेशन दें। रही बात कि कोर्टों के लिए कह रहे हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है और ये वो, तो फिर माशाल्लाह जुडिशियल मार्शल लॉ कह रहे हैं। अब ये ख्वाब खुद देख लें कि ये इदारों के बारे में जुबान क्या इस्तेमाल करते हैं। आइन को इंटरप्रेट करने का अख्तियार कोर्टों को दिया गया है। आइन बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन उस पार्लियामेंट के आइन की अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है तो कोर्ट से ही रुजू किया जाता है। ये इसी तरह से होता है जिस तरह से 5A लगाया इन्होंने 5A लगाया और कोर्ट ने उस 5A को रद्द कर दिया क्योंकि उसका ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से था ही नहीं। ठीक, हलफ उसने भी उठाया, हमने भी उठाया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये जी जेल में थे और फलां थे, तो बता दें मुझे, इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर केस लगा हुआ हो, क्या उसको मना करता है कि वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता? कोई जेल में अंदर रह के भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता? बिल्कुल, लोग अंदर से इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीते भी हैं। जेलों से लोगों ने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, चाहे जेल में थे शहबाज शरीफ साहब या हमजा शरीफ साहब, कोर्ट जब तक सजा नहीं देती तब तक वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और जब तक सजा नहीं होती तब तक वो मुजरिम नहीं है। मेरे भाई को बता दें कि आपसे छिन गई ये हुकूमत, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नो कॉन्फिडेंस पास हुआ है और वजीर आजम को उतारा है।
वजीर आला को नहीं, वजीर आला को नहीं, वजीर आजम को उतारा गया। ये पहली दफा पाकिस्तान की सियासत का एक भरपूर किरदार। ठीक, अच्छा अली गौर साहब आपने कहा जी मैं इसके ऊपर कमेंट करना। अरे अली गौर साहब बेचारे शरीफ आदमी, दोनों की आपकी बात सुनी उन्होंने बड़े तामुल से। अमजद नियाज़ी साहब ने कहा कि जी ये सदर का मुतमईन होना जरूरी है, चूंकि सदर जो है उसका इख्तियार है, जो नोटिफिकेशन निकला है वो रद्दी की टोकरी के अलावा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हाफ़िज़ साहब, मैं अभी बात सुन रहा था और काफ़ी तफसील से बात की, तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रोग्राम मेरे भाइयों ने कर लिया है। बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, असल में सूरत-ए-हाल ये है कि जिसका नाम इमरान अहमद नियाज़ी है, ये एक फाशिस्ट आदमी है और ये वोटों पर यकीन नहीं रखता, अवाम की राय पर यकीन नहीं रखता, ये पाकिस्तान के कानून और आइन पर यकीन नहीं रखता। और इसकी पेशेन गोइयाँ तो हमारे कई ऐसे मुफक्किर भी गुजरे हैं जो आज से कई साल पहले भी कर चुके हैं, जिसमें वो हकीम सईद साहब की हैं, जिसमें डॉक्टर इसरार साहब हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी काफ़ी गुफ्तगू की। और देखें कि मतलब है कि वो सारी चीज़ें अब हमारी 22 करोड़ अवाम के सामने, आंखों के सामने हो रही हैं। फिर उसके अलावा पूरी आलमी दुनिया भी इन तमाम मामलात को देख रही है। देखिए बात ये है कि ये RTS सिस्टम की पैदावार धांधली के ज़रिए आए और जिस तरह से आए वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। इसके बावजूद कि धांधली के ज़रिए आए थे और ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड हुकूमत थी साबका, तो इसके बावजूद चूँकि पाकिस्तान का आइन और कानून है तो जाहिर है कि मतलब है कि इनको प्रोसीजरल तौर पर तो तस्लीम करना पड़ा। और रहते हुए इक़्तिदार में जिस तरीके से, जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को रौंदा, जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की, जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम से ढका छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहली तो बात यह है कि जिस वक्त इनकी हुकूमत बनी तो उससे पहले इनसे पूछें कि जो नून लीग के गवर्नर थे क्या इन्होंने वही रहने दिए थे। एक कानूनी और आइनी मसला है, जो हुकूमत भी बनती है उसका मैंडेट है कि वो अपने लोगों को लगवाए। और चूंकि ज़रा इनमें मतलब है कि कोई शर्म वाला पहलू कोई वो तो है नहीं है, लिहाजा यकीन करें कि जब भी इनको निकाला है तो इनके मतलब है कि मतलब आप ऐसे समझ लें कि जैसे गिरेबान से पकड़ के खींचना पड़ता है। आइन और कानून के फैसले आने के बाद गिरेबान से पकड़ के खींचना पड़ता है। इज्जत और एहतराम के साथ जिस बंदे में थोड़ा सा भी कोई सियासी लिहाज और भरम भी हो, वो भी समझता है कि मैं नहीं, मतलब उमर चीमा को कोई ये इसमें तो शायबा नहीं था कि जाहिर है मुझे नहीं बैठने देंगे, मैं कानून और आइन कोई मतलब ये स्टेट जो थी ये कोई मतलब है बनी गाला का घर नहीं है, ये कोई उमर चीमा का घर नहीं है। मुझे ये बताएं कि जिस वक्त अदम एतमाद हुआ, रात के 12 बजे जो है जिस तरह से आकर वो स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफा दिया, फिर जब 5 जजेस ने फैसला दिया, उस फैसले के बाद भी मतलब है कि ये जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उस ड्राइवर को जरूर सलूट करूंगा जो बाहर प्रिजन वैन वाला था। जो काम हम नहीं कर सके वो प्रिजन वैन का वो ड्राइवर कर गया, मुल्क बच गया, मुल्क का आइन बच गया। जो अदलिया के 5 जजेस के फैसले के बाद भी नहीं बच रहा था आइन, जो मतलब है कि वो इतने मेंबरान वो प्रिजन औकात तो यही है ना। औकात ये है कि एक दफा नियाज़ी साहब के घर के बाहर जब वो पहले अपोजिशन में थे, जब वो जंगले तोड़ा करते थे कौमी असम्बली के, जब वो कंटेनर पे चढ़ा करते थे, जब वो PTV पर हमला किया करते थे, उस वक्त एक दो सिपाही आ गए खान साहब के घर के बाहर। वो आज भी तस्वीर मेरे मोबाइल में है, मैंने अमजद नियाज़ी को भी सेंड करनी और आपको भी। खान साहब अपने दीवार की घर वो दीवार फलांग गए थे अपने घर की, लेकिन उन 2 सिपाहियों को फेस नहीं कर सके थे। भाई आप लीडर आदमी है, अगर कोई गिरफ्तार करने आ गया गिरफ्तारी दे दे,
क्या मसला? लीडर जेलों में जाया करते हैं, लीडर धक्के खाया करते हैं। ये थोड़े ही है कि वो जनाब मैं ईवीएम मशीनें ले आऊं और अगले 5 साल भी मुझे दे दिए जाएं और मैं ये फैसले कर लूं। भाई जिनको आप लुटे कहते, पहली बात तो ये है कि कौमी असम्बली में उन मुनहरफ अरकान जिनको ये मुनहरफ कहते हैं उनके वोट ही नहीं डाले। पंजाब असम्बली के लोगों ने वोट दिए, लेकिन उन लोगों ने भी वोट उसको दिए कि जिन्होंने मतलब है कि जिनके जो इनकी पार्टी का कैंडिडेट तक ये नहीं दे सके पीटीआई का। वो कहते हैं कि हम इनके कहने पर उस काफ लीग के 5 लोगों को वोट दे दे, वजारत आला दे दे। ठीक है अलीगढ़ साहब, उनका हम नहीं देते वोट उसको। आगे आपका बड़ा तफसीली पॉइंट। न्याजी साहब मैंने ब्रेक लेनी है, मुझे ये बता दें जो चौधरी सरवर वाली बात खोड़ो साहब ने की कि भाई चौधरी सरवर को हटाना ठीक था, उस वक्त कौन सी ऐसी चीज थी तो जो अब ये हटा रहे हैं? और जो अलीगढ़ साहब ने भी कहा जी हुकूमतें बदलती हैं, वो अपने गवर्नर लेके आते हैं, आपको पता है जाना है तो चले जाए। 2 दिन पहले चले जाते हैं इस्तीफा दे। हाफिज साहब पहले मैंने कहा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिनकी दुम पे चढ़ के आई है ना, तो उछल बहुत रही है, इनकी उछल कूद जो है वो अवाम जो है वो ठीक कर देगी। थोड़े दिन है अभी, जैसे जैसे माहौल अभी बन रहा है तो आ जानी है समझ, और इनके जो है ना वो किबला भी इनका ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपकी हुकूमत चली गई, आपका वज़ीर बन गया, आपको यकीन नहीं आ रहा, कैसे यकीन दिलाएं? मेरी बात सुने, हुकूमतें आती जाती रहती हैं अगर ऑर्गेनिक हो। ये तो किसी के दुम पे चढ़ के आए हैं ना, काश के ये आते अब मैदान में। ये तो मतलब जहां से आए हैं आपको भी पता है, हैंडलर्स ने इनको फैसिलिटेट किया है, बाकी ये चढ़ के तो ये तो मीर सादिक और मीर जाफिर हैं, ये कौन से अपना पाकिस्तानी अवाम की वोटों से आए हैं, लोटों के जरिए इन्होंने सिंध हाउस में मंडियां लगाई हैं। ठीक, और इन्होंने क्या किया? अगर ये इनके अपने वोट होते, बिल्कुल मैं मुकम्मल होने देना। बात यह है कि हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं वोटों के जरिए, ये नेचुरल प्रोसेस होगा अगर होता। लेकिन जिस तरीके के साथ यहाँ पे जो हो रहा है, आपके कैसे आप कानूनी अखलाकी कहीं भी जस्टिफाई कर सकते हैं? चले मैं ब्रेक के बाद ये जवाब लेता हूँ मीर जाफर मीर सादिक वाली बात का निसार खोड़ो साहब से। वक्फे के बाद आते हैं तो यही चीज खोड़ो साहब के सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, अमजद न्याजी साहब, अली गौहर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। खोड़ो साहब ब्रेक पे जाने से कब लोग कह रहे थे जिनकी दुम पर आए हैं इनको पता चल जाएगा, मीर जाफर मीर सादिक, इसका जरा जवाब दें, किसकी दुम पे बैठ के आए हैं? और ऑर्गेनिक हुकूमत नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। सर जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपसे माजरत कर रहा हूँ तारिक साहब, आपसे सीखता हूँ। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो जब रिपोर्टिंग शुरू की थी तो आप उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मैं अर्ज करूं कि सुना है कि सिराजुद्दौला साहब थे बादशाह उस वक्त के, ये सही है? जी जी, वो जिसका उन्होंने कहा कि जी उनके सिपा सालार जो है वो एक मिनट वो बादशाह थे और उनकी जंग हुई किसी के साथ, उनके जो सालार थे सिपा सालार वो मीर जाफर सादिक टाइप नाम थे उनके। उन्होंने सिराजुद्दौला से गद्दारी की और सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। ठीक, थोड़ा जो मुझे थोड़ा बहुत याद है मैं वो बता रहा हूं। जी ऐसे ही। अब कह रहे हैं कि भाई ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपके सिपा सालार नहीं थे, आप इस मुल्क के बादशाह नहीं हो, न थे आप। वो जो सिपा सालार हैं वो इस मुल्क के सिपा सालार हैं, बनी गाला के सिपा सालार नहीं है। आप किसको कह रहे हो मीर जाफर और मीर सादिक? अपने सिपा सालार को कह रहे हो? आपके सिपा सालार तो वो होते थे जिनको हम एटीएम मशीन कहते थे। तुम्हें वो छोड़ गए तो उनको तुम बुरा कह रहे हो तो बता दो। अगर उनको तुम कह रहे हो मीर जाफर और सादिक तो फिर भी बनती है बात कि वो तेरे साथी होकर तुझे साथ छोड़ गए, तेरे रवैयों की वजह से। इमरान खान तेरे रवैयों की वजह से तेरे साथ छोड़ गए।
नहीं तो तू तो बड़ी तुम तुराक से आए थे। तुमने खुद कहा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इलेक्शन कमिश्नर लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया। तुम तो खुद उनके माबैन उनके मातहत चलते रहे। तुम अमेरिका गए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को साथ लेके गए। वो भूल गए जब डोनाल्ड ट्रंप से आप मिलने गए थे, किसको साथ लेके गए थे? कितना बड़ा वफद था, किसको राजी करने गए थे? आप क्या बात कर रहे हो? कौम की यादाश्त इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये कौम यूतिया नहीं बनेगी, यूतिया जो आप उनको मुखातिब करके और तखल्लुस देते हो उनको। आप किसको कह रहे हो? मीर जाफर और मीर सादिक, वो तुम्हारे मुखालिफ थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तेरे मुखालिफ हैं। पीपुल्स पार्टी तेरी मुखालिफ है, तेरे टीम में शामिल नहीं थे कि उनको तुम गद्दार का लकब देके और उनको मीर जाफर और मीर सादिक को, अगर पढ़े लिखे हुए नहीं हो तो थोड़ा सा पढ़ लो कि वो तेरे साथी थे जो तुझे छोड़ गए। और अगर तू सिपा सालार को मुखातिब करके कह रहा है तो फिर पाकिस्तान के सिपा सालार को मीर जाफर और मीर सादिक कह रहा है। तुम बादशाह नहीं हो, ये मेंबरान सूबाई असेंबली ने तुम्हें निकाला है। मेंबरान सूबाई में से तुझे निकाला है। ये नेशनलिज्म। ठीक अलीगढ़ साहब, ये जो जुडिशल कमीशन की बात की है, आज प्रेसिडेंट ने भी लेटर लिखा है, क्या हर्ज है अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे, उनका मुतालबा मान ले? आप तो वैसे भी कहते हैं कि जी दूध का दूध पानी का पानी हो। जी देखे, इनके वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये मुझे बताएं आप साहब कि जब इन्होंने वो एक झूठा खत लहराया और वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हो गई है, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने भी लहरा के अपनी जेब में डाल दिया। 8 मार्च की शायद डेट है कि जिसमें बताते हैं कि वो मतलब है कि खाता है जी 7 मार्च को 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ। और ये तो कहते थे कि ले आए जी, नो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और ये और वो। बात ये है कि मुझे इनसे ये बताएं कि उसके बाद किस तारीख तक इमरान अहमद नियाज़ी साहब वजीर आज़म रहे? शायद अप्रैल के कोई डेट है जिस तारीख तक रहे। इस 2 महीनों के अंदर जिसमें कि इन्होंने अदम एतमाद भी लटकाए रखा, इनको किसने रोका था? ये वजीर आज़म थे। इन्होंने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? अगर ये सच्चे थे, हुकूमत भी उस वक्त तक इनकी थी, वजीर आज़म भी ये थे, धमकी भी इनको आई थी, उस वक्त तो अदम एतमाद नहीं हुआ था। अभी तो एज वजीर आज़म पाकिस्तान के लेटर लिख पाकिस्तान नहीं, लेटर नहीं, कब लेटर लिख, क्या लेटर लिखा कि जुडिशल कमीशन बना दे? जुडिशल कमीशन बनाना और चीज है, ये अपना फैसला सुनाना, अदालत को खुद अपना फैसला सुना देना कि हम ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हो गई है, ये लेटर पढ़ ले। नहीं, आप कमीशन बना देते। भाई जब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जब सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीज तय हो गई कि कोई किसी किस्म की साजिश हुई नहीं है, साजिश का कहीं लफ्ज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इनकी हुकूमत। भाई मुझे ये बता दें कि अगर हम इधर बैठकर ये कहें कि मोदी की हुकूमत जो है वो एक जालिम हुकूमत है और हम उसको नहीं तस्लीम करते, ठीक, तो कल को क्या मोदी कह देगा कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने साजिश कर दी, वो किसी सियासी प्रोसीजर के तहत उतर जाए। बात ये है कि कल को अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो हमारे हक में हो जाएगी। देखिए बात असूली है, जो बैनुल अक़वामी हुकूमतें हैं उनकी पसंद जरूर, लेकिन सबसे बड़े चहेते तो ये थे। इन्होंने अगर वक्ती तौर पे ये तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान की मुखालिफ जो कुव्वतें जो बाहर के ममालिक में होती हैं, जो मुखालिफ सोच रखती हैं, वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करके उनको सोटाज करती हैं, तो उनका तो सारा, उनको तो फायदा इमरान अहमद नियाज़ी ने पहुंचाया। भाई आपने मुल्क में करप्शन की, आपने मुल्क में महंगाई की, आपने कश्मीर का सौदा किया, आपने हुकूमत में रह के उनको सर्व कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो तमाम काम जो कोई पाकिस्तान का मुखालिफ तवक्को करता है कि पाकिस्तान में हो, वो तो इनके दौरे हुकूमत में हुए। करप्शन इनके दौर में बड़ी, महंगाई पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी नहीं हुई। वही बात हो गई ना, गवर्नमेंट में रह के आप कहते हैं कि वो उस एजेंडे को सर्व कर रहे हैं। देखिए हाँ, उनके एजेंडे में, और साथ ही साथ ये है कि बेरोजगारी बढ़ी, पाकिस्तान में कानून और आइन की धज्जियां हुई,
पाकिस्तान में कुलभूषण को एनआरओ मिला, पाकिस्तान में वो अभिनंदन को चाय पिलाकर बड़े इज्जतो एहतशाम के साथ इमरान अहमद नियाजी ने वाघा बॉर्डर पर उनके हवाले किया बगैर नेगोशिएट किए हुए। यहां से बैठकर एज अ वजीर आजम इंग्लैंड में जाकर एक यहूदी आदमी की इन्होंने कैंपेन चलाई और एक मुसलमान कैंडिडेट की मुखालफत की। और आखिर में जब ये हुकूमत से बढ़कर आए हैं तो ये मदीना की रियासत की बातें करने वाले मदीना में भी जाकर एक्सपोज हो गए और इन्होंने वहां पर भी ये एक मकरू हरकत की कि एक साजिश के जरिए मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब है कि इनको कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, कोई एथिक्स, कोई कानून पाइन, यही वो सदर है जिसने कि जस्टिस फायद ईसा के सामने मतलब है के खिलाफ झूठा इमरान अहमद नियाजी के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। इन्हीं के पार्टी के वज़रा थे जिन्होंने के लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी हैं। तो ये नियाजी साहब को पता है सारा। लेकिन अब नियाजी साहब की सुन ले, मेरा भाई है, यकीन करें इस महीने भी तनख्वाह लेके अकाउंट से निकाल जेब में डाल चुका है। अच्छा, मैंने इस्तीफा अच्छा साहब ये तनख्वाह का क्या मामला है, पहले तो इसको क्लियर करें। ये तनख्वाह वो कहते हैं जी पहले की तरह आप तनख्वाहें लेते रहेंगे और आखिर में जो है ना फिर आपने आ जाना है। पहली बात तो ये है कि हाफिज साहब 11 अप्रैल तक जो है वो स्पीकर साहब ने भेजी है। बाकी चूंकि हम तो 11 आपको याद होगा हमने तो इस्तीफा दे दिया और उसको नोटिफिकेशन उसका जो है डिप्टी स्पीकर साहब ने करके चले गए। आगे का प्रोसेस ये जाने और वो जाने, हम तो कब के मियाँ वाली आ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि अकाउंट तो बंद करवा दें जिसमें तनख्वाहें जा रही हैं। जैसा वो कहते हैं आप तनख्वाहें तो नहीं लेंगे आपके लोग, ऐसे आप मेरा भाई किसी ने भी नहीं ली ना, उन तनख्वाहियों से कुछ होता है। मैं स्टेटमेंट आपको अगले प्रोग्राम में निकलवा के दिखा दूंगा किस किस के अकाउंट में पड़ी है और किसी के भी नहीं गई। ऐसे हवा में ना मारे ना। नहीं गई है। दूसरा मुझे बड़ा एहतराम है, वर्कर है पीटीआई के नजर अपना ये पीपीपी के खोड़ो साहब, मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन आज मुझे दुख भी होता है कि इन्होंने जो लेगेसी थी ना भुट्टो की, इन्होंने भुट्टो की कब्र के साथ भी आज गद्दारी की है। मुझे दुख इस बात के और जो आजाद खारजा पॉलिसी थी जिसके लिए भुट्टो साहब ने तगोदो की और उसे मौत के मैं समझा जुडिशियल मर्डर के जरिए उन्हें वो अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। और आज उन्हीं के तुफैल जे बने बैठे हैं सेनेटर भी, लेकिन इन्होंने उसकी कुर्बानी भी जाया कर दी है कि आज वो कैसे इसलिए ना कि आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई है तो ये इनका भी उसमें दाल दलिया है ना। और दूसरा ये कहना कि जी हमने फलां कर दिया ये कर दिया, मुझे वो दिन भी आज बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है जब मेरे टीवी की स्क्रीन पे जो मनाजिर थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठा के बाहर फेंका जा रहा था और क्वेटा के अंदर उनको खरीदा जा रहा था। वो दिन भी किसी को नहीं भूला, वो दिन भी किसी को। तारिक साहब ये मुझ पर हमला है जिसमें जनरल हमला है, मुझे जवाब देने का हक है। जी खोड़ा साहब बिल्कुल पहले जरा देखिए, जनरल आसिफ नवाज ने लिखा था कि ये वो माफिया है जिन्होंने जर्नलों को भी करप्ट किया है। अच्छा नहीं साहब, जुडिशियल कमीशन में कल कायरा साहब ने कहा शॉर्टली जवाब दे दे तो मैं खोड़ो साहब का बोले लो। जुडिशियल कमिशन पे कायरा साहब कहते हैं कि आप एक नाम दे दें, कहीं ये ना हो कि जुडिशियल कमीशन बने फिर आप उसके फैसले को भी ना माने। जरूरत नहीं जी, मेरी बात सुने, हमने कहा है अदालत एक ऐसा कमीशन अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे जैसे मेमो गेट था उसी तरह एक लेटर गेट के ऊपर एक कमीशन बन जाए जिसकी हियरिंग डे टू डे हो और उसकी ओपन हो। ये नहीं है और आप मानेंगे में हो। और अगर हुकूमत ने बना लिया तो आप उसकी देखो मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुने ना। ये तो कहते थे कि लेटर ही नहीं है, जब लेटर आया तो कहते मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। साजिश और मुदाखलत में मुझे कोई फर्क बता दे। साजिश हुई है तो गवर्नमेंट चेंज हुई है ना।
चले चले खोड़ो साहब भुट्टो की कब्र से आपने गद्दारी की है। होनी चाहिए। मैं माजरत खा हूं। ए भाई, ओ मोहतरम, ओ साहिब, भुट्टो साहब ने सजा पाई पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने पर। एटम बम बनाने पर उसने इस्लामिक बम मशहूर हुआ था उस वक्त। अगर आप थे सियासत में या नहीं थे, लेकिन बात हर एक को पता है। जिस पर उन्होंने कुछ दिखाया था या जिस पर उसका लेटर वाकई आया था उस वक्त के वजीर खारजा का, अमेरिका के वजीर खारजा का। आपने क्या किया पाकिस्तान में कि उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की? कौन सा काम किया आपने? आपने तो धोखा किया है। जैसे जनरल मुशर्रफ ने धोखा करके डबल क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके पैसों के बलबूते पर जनरल मुशर्रफ ने बड़े तुम तराक से बोला था कि अगर $150 पर सिपाही पर दिन हमें दोगे तो तुम्हारे जंग में हिस्सेदार होंगे। और आप जनरल मुशर्रफ के हिमायती थे, आप जनरल मुशर्रफ के हिमायती थे और अकेले कैंपेनर था इमरान खान जनरल मुशर्रफ के लिए रेफरेंडम में। भूलो नहीं, क्योंकि हम नहीं भूलते। दूसरी बात, आपने धोखा किया है। अफगानिस्तान के मामले में आपका धोखा पकड़ा गया है। खुल के बात करो तो खुल के बात कर लेंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा कोई कमाल का काम नहीं किया। ये रूस था जिसने पाकिस्तान में स्टील मिल लगाया और आप लोगों ने उसका एतराज किया था, लेकिन हो गया था। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए तुम पे ये बात लगी कि कहां ये जा रहा है, क्या कर रहा है। वो कहते हैं भुट्टो साहब की आजाद खारजा पॉलिसी, आपने गुलाम खारजा पॉलिसी वाली हुकूमत में चले गए, ये कहना चाह रहे थे न्याजी साहब। खुदा का वास्ता है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? किसके साथ कंपेयर करो? भुट्टो का एक क्रेडिबिलिटी था। भुट्टो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और बेहतर मेजॉरिटी के साथ था। उसकी दुनिया में जान पहचान थी। तुमने तो अपने मुल्क को आइसोलेट कर दिया, अकेला कर दिया। तुमने तो पाकिस्तान को तनाह कर दिया। मोदी ने कहा था कि मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा कि तुम तनाह हो जाओगे, और तुम उसके दुआ करते रहे मोदी को। तुम मोदी के लिए दुआएं मांगते रहे कि जो वो इलेक्शन में जीत जाए। आखिर में जाते जाते भी इंडिया की तुमने ज्यादा तारीफ की, पाकिस्तान के लोगों के जज्बे को तुमने नहीं सराहा, जिस जज्बे ने तुम्हें निकाल दिया। ठीक, मैं करो, इतने बड़े आदमी मत बनो, इतने बड़े आदमी नहीं बनो कि तुम सारी बातें भूल जाओ। दूसरी बात जी, आपने मेरा नाम लेकर मुझे कहा, मुझे भुट्टो साहब के लिए, मुझे तो क्या, बच्चे बच्चे को इज्जत है। उसका कद कहीं और था। अचानक जाते जाते भुट्टो साहब याद आते रहे। इमरान खान साहब को भुट्टो साहब याद जाते हैं। जानबूझकर जलसों में भुट्टो साहब का नाम लेकर अपने आप को उसके करीब और बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया तुमने? भुट्टो ने मुल्क पर निछावर कर दी थी अपनी जान। तुमने मुल्क के लोगों का सांस निकाल दिया। भुट्टो ने पता नहीं कितने रिफॉर्म्स किए थे अपने लोगों के लिए। तुमने हर चीज पे धावा डाला। महंगाई, बेरोजगारी, किसी की सूबाई खुद मुख्तारी पर तुमने डाका डाला। एनएफसी पे तुमने डाका डाला। हर जगह पे पेट्रोल, चीनी, घी, आटा होते हुए भी तुम भीख मंगे हो गए। होते हुए भी तुम भीख मंगे हो गए। चले, मैं आखिरी बात जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाली है, अली गौहर साहब काम शुरू कर दिया नूर आलम ने। तारिक हाफिज साहब, तारीख का ये भी हिस्सा है रिफॉर्म्स में कि मशरकी पाकिस्तान, इधर तुम इधर हम के नारे में अलग भी हो गया था। ये भी भुट्टो साहब के क्रेडिट पे। अच्छा, चले, मैं अली गौहर साहब, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आज नूर आलम साहब ने कर दी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, मैं आपसे एक बात सर, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कह दूं। अगर आप कह रहे हो कि जुडिशियल कमीशन बनाओ कि इस खत की जांच पड़ताल करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे तो हमले क्यों कर रहे हो? कि रात को दरवाजा क्यों खोला था? क्यों इस चीफ जस्टिस पे हमला कर रहे हो कि जी रात के 12 बजे कोर्ट ने दरवाजा खोलकर ये किया और वो किया? उसी जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हो। तुम्हें सूट करता है या नहीं करता? एक तरफ से जुडिशरी पे तो हमले कर रहे हो, दूसरी तरफ से जुडिशियल कमीशन बनाने का तुम डिमांड कर रहे हो। क्या बात है? कुछ समझ में आ रही है बात?
ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से आज पेशरफ्त हुई है, नूर आलम साहब ने कौमी असम्बली में बिल पेश किया है, और जो पीटीआई है वो कहती है जी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने का ये मामला है। इस पे गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, अली गौर बलोच साहब, अमजद न्याजी साहब मेरे मेहमान हैं। अली गौर बलोच साहब, ये फरमाइएगा, ये जो अब आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, नूर आलम साहब ने बिल पेश किया और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी की तरफ भी चला गया है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, तो अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो आपका एजेंडा था उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया है, ये मामला आगे बढ़ेगा, मगर अगर इसे पीटीआई तस्लीम नहीं करेगी तो फिर तो सूरत हाल जूं की तू रहेगी। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात होगी, और जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ मतलब है कि उनको एतमाद में लेकर बात आगे बढ़ाई जाएगी। इन्होंने तो ईवीएम मशीनों का ये कानून लाए थे, स्याह कानून, जिसके ज़रिए इनकी प्लानिंग थी, जिस तरह से कि पिछला इलेक्शन इन्होंने आरटीएस मशीनों के ज़रिए चुराया था, अगला इलेक्शन ईवीएम मशीनों के ज़रिए ये चुराना चाहते हैं। और जाहिर है कि आपको पता है कि ये अदम एतमाद से पहले ये डिसाइड हुआ था कि ये मतलब है इलेक्शन पर भी रिफॉर्म्स होंगी, और भी जो इन्होंने स्याहकारियाँ की हुई हैं, ऐसे काले कानून जो पाकिस्तान के मुखालिफ कवानीन हैं, जो पाकिस्तान के बुनियादी लोगों के बुनियादी हकूक़ के मुखालिफ हैं, तो उनमें अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं, वो अमेंडमेंट्स तो बहरहाल की जाएंगी। और साथ अच्छा, शॉर्टली ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया है सब लोगों को, शहबाज साहब भी शायद जा रहे हैं, कैबिनेट के लोग भी जा रहे हैं, वो क्या है, क्या कोई जल्दी इलेक्शन की अनाउंसमेंट वाली मामला भी अंडर कंसिडरेशन है? देखिए, अचानक मतलब है कि हाइप क्रिएट कर दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तमाम मतलब पूरी पार्टी को और पूरे मीडिया को पता है, हम तो डे वन से ये कहते हैं कि हमारे जो कायद हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और जो भी फैसले होते हैं, हमारी पार्टी के जो फैसले होते हैं, या मतलब है कि जो भी इत्तेहादियों के साथ या दीगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होते हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, लेकिन वो अपनी तमाम सीनियर लीडरशिप और हत्ता के अपने पार्लियामेंटेरियन से फीडबैक लेके मशावरत के बाद करते हैं। तो कोई ऐसा बड़ा भूचाल नहीं है जो टेलीविजन पे नजर आ रहा है या मीडिया पे? जाहिर है कि वो मतलब हुकूमत बनी है, मुल्क इस वक्त बड़े बड़े चैलेंजेस में है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ बैठकर कोई मशावरती अमल करे, और उसके बाद कोई मतलब लाया अमल ऐसा दे कि जिससे अल्लाह करे कि पाकिस्तान वतन दीद जो है वो क्राइसिस से बाहर आ सके। अमजद न्याजी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो काम शुरू कर दिया, ये ओवरसीज वाला मामला भी, ईवीएम मशीनें, ये सब कुछ खत्म, फिर कल आप इसको नहीं मानेंगे, जो इलेक्शन होगा आप उसको नहीं मानेंगे, ये तो अब उनके पास असेंबली में अक्सरियत है, वो कर जाएंगे। ऑलरेडी हम इलेक्शन रिफॉर्म जो हो चुकी हैं, अगर इसे ये अंडू करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। ये तो शुरू कर दिया, नूर आलम साहब ने बिल पेश कर दिया, कमेटी पे चला गया। सुने ना, नूर आलम खान की क्या हैसियत है यार? हाफिज साहब तो आपका एमएनए था कल तक, ये 1.5 महीने पहले तक आपका लोटा, वो मेरी बात सुने ना हाफिज साहब, लोटा गंदगी में पड़ा होता है ना, गंदगी वाले की क्या है? नहीं, ये तो बात गलत है, इनकी वो पार्टी आपके एमएनए अब आपके बारे में मैं जुबान इस्तेमाल करे नहीं, मैं बात सुने ना, क्या अल्फाज इस्तेमाल करे जिन्होंने मुझे ये बताएं में छुरा घोपा। अच्छा, अमजद न्याजी साहब, एक बात तो मुझे बताएं, सौदा की है, इनसे पूछे कि जो 4-5 लोगों को आपने पंजाब असम्बली में उस वक्त बुजदार के साथ नून लीग के लोगों को वो बहका के और वो बिठा, वो ठीक थे, ये अगर ये लोटे तो वो क्या यार? वो क्या थे? बात सुनना, मैं कोई भी लोटा हो मेरे लिए काबिले, मैं समझता हूँ मजम्मत। आप माफी मांगे ना, आज कौन से माफी मांगे कि वो जो बुजदार के साथ आपने लोटे बिठाए थे, आप माफी मांगते हैं? हमने कोई वोट तो नहीं लिए ना, आपने तो भाई आपने लोटे बिठाए, उन्होंने आप ही को वोट दिए ना। मंडी में नूर आलम ने भी वोट तो नहीं दिया ना साहब, नूर आलम ने भी वोट तो नहीं दिया, नूर आलम ने को वोट दिया, नूर आलम ने भी वोट तो नहीं दिया, और सबने ये नारे लगाने वालों में आप देखे ना इनकी वीडियो, नारे लगाने को छोड़े, उन्होंने को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, जिसको आप ये जो हुकूमत इंतखाबी इस्लाहत कर रही है, इसको आप नहीं मानेंगे? अपना देखो, मुझे इज्जत है बलोच साहब अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, मुझे इज्जत है निसार खोड़ो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, लोटों की क्या हैसियत है?
नहीं, अच्छा लोटे होते हैं बस। अच्छा, ये इसका चले आज ये तो इन्होंने तस्लीम किया कि वो जो पंजाब में ये रवायत जो वो तो इन्होंने कह रहे हैं शुरू कोई की, उनकी भी अपनी नहीं, हुकूमत में यानी सब शुरू कह रहे हैं की। लोटा लोटा मैं है तो किसी लोटों पार्टी की का। लोटों की कोई वो हैसियत लोटे थे ना, वो जो नहीं। 4 आपने साथ मिलाए थे वो तो मैं अच्छा, वो सबकी कहते- मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई भी है, मैं लोटों को मानता ही नहीं होता। अच्छा, एक अच्छा बात न्याय तो साहब, ये ये जो है, इंतखाबी एक- इस्लाहात हैं ऐसे आप कबूल वैसे- नहीं करेंगे, ये जो अब हुकूमत कर रही है। नहीं हम कबूल है ही नहीं। ये तो देखिए इस वक्त अपोजिशन नहीं है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है इसको वैलिडेशन ही नहीं दी। अपोजिशन कौन थी? हमने इसे वैलिडेट ही नहीं किया आईनी तौर पे। ये लेकिन है, आप देखें कि हर गवर्नमेंट आती है या वो इक़्तिदार में आती है तो उसको वैलिडेट करती है अपोजिशन। तो चले खोड़े साहब अपोजिशन ने लास्ट तो कमेंट बाइकआउट कर दिया, उसे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट करा दिया, इसे तो वैलिडेशन लास्ट ही नहीं कमेंट मिली। सर, वो कहते हैं ये जो इंतखाबी इस्लाहात करेंगे हम इसे कबूल ही नहीं करेंगे, फिर क्या इलेक्शन, और फिर ये वहीं पे हम पॉइंट 0 पे खड़े हैं सर। सर इन्होंने तो 18 तरमीम को भी तस्लीम नहीं किया। वो जो सारी असेंबली की पॉलिटिकल पार्टीज पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी, उसमें इन्होंने चूज किया था इंतखाब का बाइकआउट करना, उसमें उन्होंने कोई इनपुट नहीं दिया था। वो 18वीं तरमीम जो आइन को असली शक्ल में लाने की कोशिश थी, उससे ये भाग गए थे। हाफिज साहब आज जवाब आप इनको चाहिए वोट मुझे, क्यों चुरा कर भागे? बिठा दें इक़्तिदार पर, ये सब कुछ तस्लीम कर लेंगे। तो चाहे- इलेक्टोरल जवाब चाहिए मुझे कि क्यों भागे? चाहे वो कहते हैं वन साइडेड होंगी, या सब इनको- कहते हैं अपोजिशन नहीं है, वन साइडेड होंगी, आप जो काम इनको करेंगे। भाई इनको किसने रोका? नहीं जैसे पीटीआई है ना वहाँ पर पीटीआई के लोग बैठे हुए, पीटीआई है, कमाल है। वो उनको नूर आलम मान ही साहब नहीं रहे, पीटीआई के खोड़ा है ना। वो अपना आपके वो जीडीए के वो वो जो तो है वैसे तो वो राजा रियाज पार्टी साहब भी है, तो 20 सिंध एमएलए से, के है, जीडीए है वैसे तो हाँ वहाँ जी, पे। काफ लीग तो के वो तो लोग है ना हैं। असेंबली में। ठीक, ये तो तो वो अमजद न्याय इसमें साहब, तो ये है। जीडीए काफ लीग और इनको आप अपोजिशन नहीं मानते हैं? ये तो वैसे ही सिलेक्टेड है, इनका तो होना जरूरी भी नहीं है। मतलब ये तो आरटीएस सिस्टम के जेली एमएनए थे, मेरी बात सुन, जीडीए जेली एमएनए, वो जिस तरह जेली करेंसी नहीं होती, ठीक, जिसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये जेली नोट है, बाद का तो बच्चों को खिलानी, ये तो वो जेली नोट ऐसा थे जो वो चलते खोड़ो हैं। साहब ने पॉइंट तो ठीक उठाया भाई, पीटीआई भी है वहाँ पे, जीडीए भी है, काफ लीग भी है। हाँ सारे हैं। पता है जो हमने अपोजिशन काफ लीग का भी एहतराम है, काफ लीग का भी एहतराम है, उन्होंने खड़े होके हमें सपोर्ट किया है। तो अपोजिशन तो है ना जो आप कह रहे हैं कि काफ असेंबली लीग opposition नहीं में है। निसार चीमा साहब ने और opposition चौधरी और शुजात साहब के बेटे ने opposition तो साहब- इनके खिलाफ वोट दिया है। मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट को किसने वैलिडेट किया है, मुझे कोई बता दे। चलें, खोड़ो इस साहब गवर्नमेंट किसने को वैलिडेट किसी ने किया भी इस गवर्नमेंट को वैलिडेशन सर? नहीं लास्ट सेकंड। पाकिस्तान की अवाम ने किया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान किया के है। अवाम ने, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान यही के अली अवाम ने वैलिडेट किया है, पाकिस्तान के अवाम ने वैलिडेट किया है, उन इलेक्टेड मेंबरान ने वैलिडेट किया है जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अवाम ने वैलिडेट किया है। ट्वीट हुई है जो पाकिस्तान की अवाम ने आपके साथ जेली नहीं होगा। ट्वीट, हाँ इनकी ट्वीट के ऊपर तो पार्टी फैसले नहीं होने ना। इनको असेंबली इनको ने वोटों validate से किया है, नहीं, असेंबली ने। इनको वोटों से नहीं, इनको ट्वीट असेंबली से ने प्राइम मिनिस्टर validate बना किया दे, है। फेसबुक पे बना असेंबली दे। ने validate मैंने किया है। मैंने मान लिया अमजद यार, खान, मैंने मान लिया कि फेसबुक का वजीर आजम जो है ना वो सिलेक्टेड इमरान न्याजी है। मैंने तस्लीम कर लिया। आप सिलेक्टेड अभी वक्त आपको बता देगा। अवामी वजीर आजम नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर आपको मेरे अल्लाह ने आपको चिड़ लगती थी कि आपको मेरे अल्लाह ने सिलेक्टेड ना क्यों कहते थे? मेरे इमरान खान को चल सिलेक्ट किया था और अवाम ने इलेक्ट किया था, नहीं, इसलिए तो हम जाते हैं इलेक्शन में। नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं मैदान भी हाजिर है, माफ कीजिएगा, नहीं मैदान किया भी था। हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। इमरान आए ना खान मैदान को में, इलेक्शन में मैदान लगने वाले इमरान खान 14 को लोगों ने सीटें पानी आपने का पानी हो जाएगा। आज हाफिज मैदान साहब में अमजद न्याजी को इमरान खान बताएं को कि लोगों ने इसने इलेक्ट 15 में से किया था। 14 जिमनी इलेक्शन हारी थी पीटीआई। चले 15 में से 14 वो छोड़ना यार, अब आ 14 जिमनी इलेक्शन। आज मैदान अब भी आना है, मैदान लगना नहीं है, ये घोड़ा और ये मेहरबानी, घोड़े का सर, मेहरबानी मैदान आपकी। जिससे तुमने और तुम्हारे चले, लीडर ने भाग जाना है फिर हट के। खोड़ा साहब, अमजद न्याजी साहब, अली गौर बड़ो, सब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।